नमस्कार, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज पूना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 सुबह पढ़ने जाने वाले हैं। सुबह, ये पाठ का नाम सुबह। सुबह मतलब मॉर्निंग, जिसे हम सवार बोलते हैं गुजराती में। यहाँ पर एक बच्ची की बात की गई है। ये स्टोरी एक बच्ची की है जो पोलियो के कारण विकलांग हो जाती है। पोलियो मतलब कि दोनों पैर हमारे पोलियो के कारण क्या हो जाते हैं, पूरे विकासहीन ही हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ भी असर होता नहीं और विकलांगता आ जाती है हमारे में, बराबर है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो लड़की को पोलियो था, वो व्हीलचेयर पर बैठती थी और घर के सारे काम में मदद करती थी, बाजार से सामान ले आती थी और वो हिम्मतवान लड़की थी। पोलियो के कारण उसने अपनी हिम्मत हारी नहीं थी और माँ को भी काम में मददरूप होती थी। यहाँ पर पहले पोलियो के बारे में जानते हैं कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। पोलियो आपने कभी सुना होगा कि हर एक कई बार गवर्नमेंट की ओर से 2 बूंदे जिंदगी की एडवर्टाइज भी आपने अमिताभ बच्चन की देखी होगी कि 2 बूंदे छोटे बच्चे को पिलाते हैं। ये पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं वो जन्म से लेकर 5 साल के बच्चे तक वही पिलाए जाते हैं और वो गवर्नमेंट की ओर से फ्री में पिलाए जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई दी जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालकी रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। ये एक सच्ची घटना है। इसमें जो लड़की है, बालिका रेशमा, वो पोलियोग्रस्त हो जाती है, विकलांग हो जाती है, व्हीलचेयर पर बैठती है, लेकिन अपनी सूझबूझ से और साहस से वो काम करती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। उसकी जो शारीरिक कमी मतलब 2 पैरों से वो चल नहीं सकती थी, वो उनकी शारीरिक कमी थी, लेकिन जो उनके इरादे थे, काम करने की शक्ति थी, उसमें कभी उन्होंने बाधा मतलब उन्होंने अड़चन नहीं आई। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपने जीवन कैसे जी रही थी, इसका निरूपण इस घटना में किया गया। कि वो एकदम जिंदा दिली से मतलब कि निराश होकर नहीं जीती थी, एकदम जिंदा दिल से वो जीती थी, तो हिम्मत से जीती थी। ऐसे वो निराश नहीं होगी कि मैं जो पोलियो हो गया तो मैं क्या करूँगी, लेकिन जो उन्हें हुआ था वो सिचुएशन उन्होंने बराबर संभाल ली थी, उसी से वो आगे जी रही थी। और कैसे जी रही थी वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आओ शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 सुबह। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। कोई सामान जल रहा था तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा था। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह जब रेशमा उठी तो उसने देखा कि घर के सारे लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। कोई सामान झाड़ रहा था, झाड़ना मतलब ऐसे कपड़ा लेकर सामान को साफ कर रहा था, कोई मकड़ी के झाले उतार रहा था। और रेशमा ने सोचा आज कोई खास बात हो रही है, इसलिए घर की सफाई हो रही है। इतनी सफाई तो होती है लेकिन आज घर की पूरी तरह से सफाई हो रही है, रेशमा ने सोचा। तब रेशमा ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज कोई खास बात है, सब सुबह इतनी उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने पूछा कि माँ आज कोई खास बात है कि लोग आज घर के सभी मेंबर इतनी जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लग गए। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। तो रेशमा की मन जवाब दिया कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। कि हाँ बिटिया रानी, अभी त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाती है तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा कि माँ ने कहा कि बेटा रेशमा से प्यार से रेशमा के गाल सहलाए और कहा कि बेटा त्योहार के दिन है, त्योहार के से पहले घर की साफ सफाई हो जाए तो हमें त्योहार अच्छी तरह से हम त्योहार का आनंद ले पाएंगे। आप भी घर पर देख रहे हो कि जब दिवाली का समय आता है तो हमारे घर पर भी साफ सफाई होने लगती है ताकि त्योहार का हम अच्छी तरह से आनंद ले सके। तब रेशमा बोली कि ओ माँ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे कोई काम सौंपा नहीं, मैं क्या करूँ बताओ। माँ कि माँ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ लेकिन आपने मुझे कोई काम सौंपा नहीं, बताओ मैं क्या करूँ। वो व्हीलचेयर पर बैठी थी, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, तो भी उसको अपनी माँ को काम में हाथ बटाना था। हम अच्छे भले होते तो भी हम हमारी माँ को, हमारी बहन को काम में हाथ बटाते नहीं। लेकिन रेशमा की जिंदा दिली और साहस देखो कि वो व्हीलचेयर पर बैठी थी, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, तो भी वो अपनी माँ से काम मांगती थी। तभी माँ बोलती है कि अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताओगी बहुत से काम है। कि अच्छा चलो तुम नहा धोकर पहले फ्रेश हो जाओ और फिर आओ, फिर मैं तुम्हें काम बताती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ माँ ने कहा। माँ से कहा कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो जरूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। माँ थोड़ी रुआ ने मतलब कि थोड़े दर्द भरे स्वभाव में आवाज़ से बोलती है कि मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तेरे लिए बहुत सारे काम सोच भी रखे, पहले तू नहा धोकर नाश्ता कर ले, बाद में मैं तुझे बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। कि ये कहते कहते बेड से
माँ ने उसको अपनी जो रेशमा की व्हील चेयर थी उसके ऊपर उसने बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और दैनिक कार्यों में लग गई। धीरे धीरे उसने जो व्हील चेयर हम कैसे चलाते हैं आपने देखा होगा टीवी में, कई सारे लोगों को हमारे गाँव में भी हमने देखा होगा कि वो व्हील चेयर पर बैठते तो कैसे व्हील चेयर चलाते हैं। तो रेशमा भी वो साइड में जो टायर लगे थे उसको धक्का देकर अपनी व्हील चेयर चलाने लगे और अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, जो रूटीन होता है, उसमें वो जुड़ गई। रेशमा की बात है कि रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। जब वो 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत तेज बुखार आया और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। उसे बहुत तेज बुखार आया और जो घुटने थे मतलब नी थे वहाँ से उसके नीचे के दोनों पैर एकदम बेजान हो गए, मतलब उसमें कोई फीलिंग ही नहीं रही। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं। बहुत इलाज करवाया रेशमा के माँ बाप ने, लेकिन रेशमा के पाँव में जान वापस आई नहीं, मतलब वो बेजान की बेजान ही रहे। उसे पोलियो हो गया था। उसे पोलियो नाम की जो बीमारी है वो हो गई थी। रेशमा बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु जब वो 11 साल की उम्र में वो अपने सारे काम स्वयं करती थी। रेशमा बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसको दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वह 11 साल की हो गई है और वो अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वो अपने काम के लिए अपने परिवार पर निर्भर रहना नहीं चाहती, मतलब कि सेल्फ रिलायंट रहना चाहती है। वो दूसरों के ऊपर रिलायंट रहना नहीं चाहती। उसे अपने आप के ऊपर भरोसा है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी भी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। परिवार के सभी सदस्य, माँ और बाबूजी के अलावा उसका छोटा भाई गोलू, दादा दादी, वो सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है, मतलब रेशमा सबको बहुत ही प्यारी है, लाडली है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तूने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ ने रसोई घर की सफाई शुरू की थी, मतलब किचन की सफाई माँ ने शुरू की थी। जो किचन में सारे डब्बे, डिबिया, बोतलें जो थी वो नीचे उतर कर माँ ने साफ तो कर दी थी। अब वो उसको वापस लगाने थे तो माँ ने रेशमा को आवाज़ दी कि तूने नाश्ता कर लिया हो तो जरा मेरा हाथ बटाओ तो मुझे थोड़ी मदद करो। तभी रेशमा ने जवाब दिया कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना। ये दूध की कोई आइटम बनी थी उसकी माँ ने, वो उसे बहुत ही पसंद थी और उसको प्रिय भी थी कि बहुत ही अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। वो अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर मतलब किचन में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर बोतल पर लेबल लगा कर पकड़ा दी गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। रेशमी जैसे ही किचन घर में पहुंची तो उन्हें बर्तन डिब्बे जो साफ किए थे उसके ऊपर लेबल लगा दिए। लेबल लगाना मतलब कि बहुत डिब्बे होते हैं, कहीं अगर प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उसमें हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन जो स्टील और एल्यूमिनियम के डिब्बे होते हैं उसमें हम आर पार नहीं दे सकते। तो हम उसके ऊपर एक लेबल लगा देते, मतलब स्टिकर लगा देते कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ताकि जब हमें ढूंढना पड़े तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और हम आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकें। वैसे सारे डिब्बों पर लेबल लगा दिया, बोतलों के ऊपर भी लेबल लगा दिया और माँ उसको देती गई। माँ उसे व्यवस्थित ढंग से मतलब कि एकदम अच्छी तरीके से उसको सजा दी गई और रसोई घर फिर से चमकने लगा। मतलब साफ सफाई के बाद रसोई घर नया जैसे लगने लगा। रेशमा के पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर मतलब ऑफिस चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था। दादीजी और दादाजी बुजुर्ग थे। अब सामान कौन लाए? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। पिताजी दफ्तर चले गए थे और माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान लाना था बाजार से। तो रेशमा तो पोलियोग्रस्त थी तो उसे वो कह नहीं सकती थी। उसका भाई था रेशमा का भाई छोटू, गोलू, वो बहुत ही छोटा था और दादा और दादी जो बुजुर्ग थे मतलब बहुत ही एजेड थे। तो वो माँ परेशान थी कि सामान कौन लाएगा। तभी रेशमा आके माँ से कहती है कि माँ आप परेशान मत हो, आप बोलो सामान मैं लेकर आती हूँ। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए कि आप मुझे एक सामान की लिस्ट बना दो क्या क्या लाना है और मुझे एक थैला मतलब एक थैली जैसा कुछ दे दो। तुम ले आओगे अकेली? माँ ने पूछा। माँ ने उसके पूछा कि तू अकेली जाकर ले आएगी? तब रेशमा कहती कि हाँ माँ, पहले एक बार भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में ढूंढता थी हाँ मैं कि पहले एक बार भी मैं लेकर आई थी। मतलब ढूंढता मतलब उसको विश्वास था कि नहीं ये जो माँ मुझे सामान लाने के लिए कह रही है वो मैं ले आऊँगी। तब माँ राजी हो जाती, बोलती तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। हाँ लेकिन तुम जाना, लेकिन ध्यान से जाना। और सामान नुक्कड़ मतलब जहाँ पर हम रहते हैं सोसाइटी, जहाँ पर जो हमारी गली होती है वो एंड होती है, वहाँ से रोड मेन रोड शुरू हो जाता है, उसे वो गली में मेट्रो बोलते हैं तो नुक्कड़ बोलते हैं कि नुक्कड़ पर ही एक किराने की दुकान है, वहीं से तुझे सारा सामान मिल जाएगा, लेकिन जाना और संभाल कर जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान
लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो मैं तुम्हारे लिए टाफ़ी लाई हूँ। तो सारा सामान लाई और साथ में आते ही उसने गोलू को आवाज़ दी, वो गोलू के लिए टाफ़ी मतलब एक चॉकलेट लाई थी। गोलू टाफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। छोटे बच्चे तो चॉकलेट पाकर कैसे खुशी से उछल जाते हैं, वैसे वो भी उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा के घर दियो के झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। थोड़े दिनों बाद रेशमा का घर दियो से झिलमिलाने लगा, मतलब प्रकाशित करने लगा। मतलब कौन सा त्यौहार आया? दिवाली। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन के आसमान? दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दीपावली है वो अंधेरे की जीत पर उजाले का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदैव ही जीत होती है। दादी माँ ने रेशमा और गोलू को बताया। यह भी कथा प्रचलित कि इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री राम रावण को लंका में पराजित कर अयोध्या लौटे थे। तो उसकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। उसकी खुशी में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम पधारे थे 14 साल का वनवास काट कर, रावण का वध करके, तब सारे अयोध्यावासी ने वहाँ पर दिए जलाए थे। तो उसी खुशी में ये अवसर मनाया जाता है और उसी दिन हम भी दिए जलाते हैं। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से ये दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर बाद मिलकर सबने दीपावली की, महालक्ष्मी की पूजा की और बाद में जो प्रसाद था वो खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे मतलब फायर क्रैकर्स, जिसे हम गुजराती में फटाकड़े बोलते हैं, वो छुड़ाने में मतलब कि फोड़ने में मग्न हो गया। मतलब वो पूरा उसका एक ही फोकस था, पटाखे फोड़ना। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा अपने दादा के साथ व्हीलचेयर पर बैठकर फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। तभी रेशमा अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखती है कि गोलू एक पटाखा फोड़ रहा था, लेकिन वो क्या था? बुझा हुआ। जानकर गोलू ने उसे छोड़ दिया कि ये अब बराबर से नहीं फूटेगा, इसलिए गोलू ने छोड़ दिया। लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसमें से जो उसकी जो होती है वाट, उसमें से क्या निकलने लगा? चिंगारियाँ निकलने लगी, मतलब वो वापस चलने लगा। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। गोलू वो पटाखे की तरफ अपनी पीठ रखकर बैठी थी और पटाखा उसके पीछे जल रहा था। और रेशमा चिल्लाई कि गोलू गोलू देखो तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन पटाखों के सुर में रेशमा की आवाज़ दब गई। आसपास कई सारे लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो उसकी आवाज़ में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते हैं। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते गोलू के पास जा पहुंची। बाकी कुछ लोग समझ पाते हैं, उससे पहले रेशमा अपनी कुर्सी को धक्का देकर गोलू के पास पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया, खुद आगे निकल गई। उसने जोर से गोलू को ऐसे धक्का दे दिया और वो गोलू तो आगे गिर गया, लेकिन वो आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। एकदम फास्ट में उसने अपनी कुर्सी वहाँ पर लाई थी, धकेलती हुई लाई थी, इसलिए गोलू को धक्का मारा और उसका कंट्रोल कुर्सी के ऊपर नहीं लिया और वो आगे निकल गई। धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा दिया। धड़ाम करके वो फटाखा फूटा, लेकिन रेशमा की जो स्फूर्ति के कारण गोलू वो फटाखे से अनजान था, वहाँ से वो दूर हट गया। वो फटाखा भी फूटा और वो गोलू को उसने जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ नहीं आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। गोलू को ये सब समझ में नहीं आया कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। ये धमाका हुआ, साथ में दूसरा भी धमाका हुआ था कि रेशमा है वो कुर्सी से नीचे गिर गई थी। ये सारी आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी घर से बाहर दौड़े, चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी, रेशमा नीचे थी। गोलू को जोर से धक्का मारा और कुर्सी थोड़ी आगे निकल गई। उसके कारण वो कुर्सी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई और वो कुर्सी से गिर गई। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को ऊपर बिठा दिया। माँ भयभीत थी। पिताजी ने कुर्सी को सही किया और रेशमा को कुर्सी के ऊपर बिठा दिया। माँ थोड़ी डरी हुई थी, बोले कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा ने उसने जो पूरी बात थी वो बता दी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई मतलब नहीं, सबने रेशमा को क्या दी? शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। गोलू भी थोड़ा नटखट था, उसने नाटकीय अंदर से बोला कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। आपने जो धक्का मारा और जो धमाके हुए, इसके लिए उसने क्या किया, ये धमाकेदार धक्का मुझे पूरी लाइफ याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी लोग गोलू की बात सुनकर हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके
इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा की जो शारीरिक कमी थी, जो उनके इरादे थे, मतलब उनकी जो सोच थी, उसके कार्य करने की जो गति थी, उसमें कभी उसने शारीरिक कमी ने विघ्न नहीं डाला। वह आज भी इतनी जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। वो आज भी इतनी जिंदादिली और मेहनत करके अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। इसलिए इस पाठ का नाम सुबह रखा है, क्योंकि रेशमा जब सुबह उठती है तो उसकी नई सोच के साथ, नए कार्यों के साथ वो अपने काम में जुड़ जाती है, नई हिम्मत के साथ। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुड़ जाती है। वो हर सुबह अपने काम में इरादे के साथ, नए इरादे के साथ जुड़ जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि रेशमा की शारीरिक कमी थी तो भी वो अपने इरादों में कभी पीछे नहीं हटती थी। तो ऐसी कमी तो हमें तो नहीं है रेशमा की तरह। तो हमें भी जो अपना इरादे है, पढ़ना है, अपने इरादे जो अपने सपने देखे, उसमें कभी भी पीछे हट नहीं करनी चाहिए। रेशमा तो शारीरिक रूप से विकलांग थी, उसको पोलियो हो गया था, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हम तो अच्छी तरह से, हमारा दिमाग, आँख, कान, नाक, पैर, हाथ सब कुछ काम कर रहा है, हमारे शरीर के सभी अंग। तो हमें भी अपने जो इरादे हैं और जिंदादिली और परिश्रम से हमारा जीवन बिताना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें क्या करने की पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम भी रेशमा की तरह जिंदादिल बने और परिश्रम करके अपना जीवन सफल बनाए। स्टे होम, सेफ होम।